हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने वारंट पढ़ा के ख़त्म कर दिया था। आज मैं कौन सा सी पार्ट में क्या उद्घोषणा और कुर्की के बारे में, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के बारे में पढ़ाना। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि उद्घोषणा और कुर्की का प्रावधान पुराने सीआरपीसी की धारा किसमें 82 से लेके 86 में इसका प्रावधान किया गया था। फिर उसके बाद नया जो बीएनएसएस आया उसमें किस सेक्शन से किस सेक्शन तक इसका उल्लेख किया गया, 84 से लेके 89 तक इसमें इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तुम्हारी हो गई। आप प्रोक्लेम और उद्घोषणा और कुर्की को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें, एक चीज़ याद रखना। देखो, इसकी भूमिका को दिमाग में रखना। जब व्यक्ति क्या होता है, यदि व्यक्ति को हाजिर करना हो न्यायालय में, तो हाजिर करने के लिए केवल दो ही प्रक्रिया है। कौन कौन सी? या तो सम्मन जारी करेगा न्यायालय या तो वारंट जारी करेगा। दूसरी बात, अगर उस व्यक्ति पे दबाव बनाना तो उसको क्या प्रोक्लेम ऑफेंडर या उद्घोषित किया जाएगा और उसकी संपत्ति कुर्की की जाएगी। उद्घोषणा किया जाएगा और क्या, किसके लिए? इसका उद्देश्य क्या है? हाजिर होने के लिए नहीं, इसका उद्देश्य ये है दबाव बनाने के लिए कि वो न्यायालय में हाजिर हो। दिमाग में बैठा ना, इसका उद्देश्य। देखो, हाजिर होने के लिए दो ही आदेश काये हैं, सम्मन है, वारंट है। लेकिन ये जो उद्घोषणा और कुर्की है, ये क्या करता? ये क्या करता? दबाव बनाता है कि आप क्या करो, आप कोर्ट में हाजिर हो, न्यायालय में हाजिर हो। अगर नहीं हाजिर होती हो तो आपके खिलाफ उद्घोषणा कर दी जाएगी, आपकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब चलो हम पढ़ते हैं सेक्शन। तो सबसे पहले सेक्शन पढ़ते हैं फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। अब फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, तो इसमें शब्द आया उद्घोषणा। उद्घोषणा का मतलब क्या होता? तो उद्घोषणा को सबसे पहले बात कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। उद्घोषणा को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। तो अब इसका सिंपल सा मतलब ये याद रखो, उद्घोषणा का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, वह व्यक्ति क्या हो रहा है? वह व्यक्ति छिप रहा है या फरार हो गया है, तथा जिसके कारण वह गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा, तो न्यायालय क्या करेगी? एक सार्वजनिक घोषणा करेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? उद्घोषणा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उद्घोषणा कहते हैं। तो सामान्य भाषा में उद्घोषणा किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, ठीक है, और गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के बाद क्या हुआ? वो क्या अपने आप को छिपा रहा या फरार हो गया, जिसके कारण क्या हो सके? उस गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन ना हो सके। तब अब न्यायालय क्या करता है? अब तो न्यायालय एक सार्वजनिक घोषणा करता है। इसी सार्वजनिक घोषणा को क्या कहते हैं? उद्घोषणा कहते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें समझ में आ गया। और एक चीज याद रख लेना, उद्घोषणा गिरफ्तारी के वारंट पर निर्भर करती है। उद्घोषणा किस पर निर्भर करती है? मेरे एक एक शब्दों को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। उद्घोषणा गिरफ्तारी के वारंट पर निर्भर करती है। उद्घोषणा गिरफ्तारी के वारंट पर निर्भर करती है। ठीक है, अब चलो, कहता है यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या साक्ष्य लिए बिना, यानी कि क्या कहता है? यदि किसी न्यायालय को साक्ष्य ले लिया हो या साक्ष्य ना लिया हो, यह विश्वास करने का कारण है। क्या बिलीव करने का कारण है? कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया, क्या है? जिसके विरुद्ध उसने क्या किया गया? वारंट जारी किया गया, फरार हो गया। ये अंडरलाइन करना, क्या है? फरार हो गया, इसको अंडरलाइन करना। या अपने को क्या कर रहा है? छिपा रहा है। या अपने को क्या कर रहा है? छिपा रहा है, जिससे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सके। जिससे क्या हो सके? वारंट का निष्पादन ना हो सके। 3 कारण। ठीक है, तो ऐसे कितने कारण होंगे? 3 कारण होंगे। जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया था वो क्या हो? फरार हो गया हो, या अपने को छिपा रहा हो और वह इस कारण कर रहा हो कि वारंट का निष्पादन ना हो सके। तो ऐसे न्यायालय उससे या उम्मीद करने वाले, तो ऐसे न्यायालय उससे या अपेक्षा करने वाले लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकेगा। कैसी उद्घोषणा प्रकाशित करेगा? लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकेगा कि वह व्यक्ति, अब इस व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, यही मुझे बता देना चाहिए, व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। तो अब एक चीज याद रख लेना, उद्घोषणा, यहां मैं बता दे रहा हूं फिर से, रुक जाओ,
यहीं पे हमको व्यक्ति के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बताया। अब व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं? प्रतिभू भी आ सकता है। प्रतिभू मतलब जमानतदार। कौन आ सकता है? प्रतिभू। प्रतिभू मतलब क्या होता है? जमानतदार भी इसके अंतर्गत आ सकता है। साक्षी भी आ सकता है। उद्घोषणा किसके किसके खिलाफ हो सकती है? प्रतिभू के भी खिलाफ हो सकती है, साक्षी के खिलाफ भी हो सकती है और अभियुक्त के खिलाफ भी हो सकती है। किसके? अभियुक्त के खिलाफ भी हो सकती। तो यहाँ केवल अभियुक्त के बारे में उद्घोषणा नहीं है, यहाँ क्या हुआ? किसी व्यक्ति के बारे में उद्घोषणा। वो कैसा व्यक्ति हो सकता है? वो जमानत प्रतिभू मतलब जमानतदार भी हो सकता है, वो कोई साक्षी भी हो सकता है और वह कोई अभियुक्त भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें समझ लेना व्यक्ति के अंतर्गत। ठीक है, कि वह व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान और विशिष्ट समय पर जो उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात का होगा, हाजिर होगा। तो अब क्या करे? अब इसमें क्या चीज़ें हैं? तब जब न्यायालय को लग गया कि वो फरार हो गया, अपने आप को छिपा रहा, और वो इसलिए छिपा रहा कि वारंट का निष्पादन ना हो सका, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक उद्घोषणा लिखित में प्रकाशित करेगा। उस उद्घोषणा में क्या लिखेगा कि आप स्पेसिफिक समय पर और स्पेसिफिक स्थान पर क्या करें? हाजिर हों। और उस समय को क्या दिया जाएगा? जिस दिन उद्घोषणा प्रकाशित की गई है, हाजिर होने का समय उसके 30 दिन के बाद का निर्धारित किया जाएगा। अब इसमें जैसे उद्घोषणा का प्रकाशन मान लो 1 जनवरी को किया गया। कब? 1 जनवरी को किया गया, 1 जनवरी को। तब अब प्रकाशन का तारीख क्या होगा? 1 फरवरी के बाद का होगा, 1 फरवरी के बाद का होगा। ठीक है, 1 फरवरी के बाद का होगा, यानी कि 2 फरवरी 3 फरवरी हो सकता है। तो उद्घोषणा में 30 दिन के जिस दिन प्रकाशन किया गया उस दिन से, ये याद रख लेना, उद्घोषणा के प्रकाशन से, ये याद कर लेना, उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन 30 डेज, ये याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद का समय जो उद्घोषणा लिखित में जारी की जाएगी उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। तब अब आ जाओ, क्वेश्चन पूछता है उद्घोषणा कैसे जारी करेगा, और उद्घोषणा कौन जारी, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये उद्घोषणा कौन जारी करेगा? जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था वही उद्घोषणा जारी करेगा। क्या? कौन जारी करेगा उद्घोषणा? तो दिमाग में बैठा लो, 50 बार बता, दिमाग में बैठा लो। क्या? जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था वही लिखित उद्घोषणा जारी करेगा। ठीक है, इतनी चीजें। अब क्या गिरफ्तारी का वारंट तथा उद्घोषणा साथ साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो एक चीज याद रख लेना, गिरफ्तारी का वारंट तथा उद्घोषणा साथ साथ नहीं हो सकती है, साथ साथ नहीं हो सकती। इसमें अंतर होगा, चाहे 1 मिनट का ही अंतर होगा। पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा, फिर उसके बाद उद्घोषणा जारी करेगा, इसमें अंतर होगा। ठीक है, उद्घोषणा अभी 2 कंडीशन में बताऊंगा, जिस कंडीशन में उद्घोषणा और क्या कुर्की साथ में कर सकता वो दूसरा है। लेकिन वारंट और उद्घोषणा में पूछता, वारंट और उद्घोषणा साथ साथ जारी किया जा सकता तो नहीं जारी किया जा सकता है। बिल्कुल दिमाग में क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर कर लो कि उद्घोषणा और वारंट साथ साथ जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर आ जाओ, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता था वो मैंने बता दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्लास 2 क्या कहता है? तो पहले में तुमने क्या किया, पहले क्लास में तुमने ये पढ़ा कि अगर वो वारंट जारी किया गया और वो फरार हो गया, अपने को छुपा रहा है जिससे वारंट का निष्पादन ना हो जाए, तो लिखित उद्घोषणा जारी कर दिया जाएगा, और जिस दिन उस उद्घोषणा का प्रकाशन किया जाएगा वो उसमें टाइम 30 दिन के बाद का समय लिखा जाएगा। तो पहले क्लास में ये हो गया। अब आ जाओ दूसरे क्लास में। दूसरा क्लास क्या कहता है? उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। अब प्रकाशन कैसे होगा, तो उद्घोषणा का प्रकाशन कैसे होगा ये क्लास 2 में बताया गया कि उद्घोषणा की जाएगी, ये क्लास 1 में बताया गया। अब उद्घोषणा का प्रकाशन कैसे किया जाएगा तो वो बताया गया है क्लास 2 में। उद्घोषणा का प्रकाशन कैसे किया जाएगा ये कहाँ बताया है? क्लास 2 में बताया गया। ठीक है, तो अब आ जाओ क्लास 2 में क्या क्या चीजें बताई गई वो ध्यान से रखो, ध्यान देना कि वह उस नगर कैसे प्रकाशित किया जाएगा, उद्घोषणा कैसे प्रकाशित किया जाएगा। ये देखो उद्घोषणा कैसे प्रकाशित किया जाएगा।
नंबर देखो 2 देखो क्या है, वह उस नगर या ग्राम का जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सदृश स्थान पर सार्वजनिक रूप से क्या करी जाएगी, पढ़ी जाएगी। सबसे पहली बात उसका प्रकाशन क्या करेगा, जहां वह रह रहा वहां पढ़कर, इसे मुनादी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मुनादी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मुनादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुनादी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मुनादी कहते हैं। ठीक है, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में है इसे क्या कहते हैं, मुनादी भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मुनादी, जहां बोल बोल के उद्घोषणा की जाती है, बोल बोल के उद्घोषणा सुनाई जाती है। तो पहला क्या हो गया, पढ़ के सुनाई जाएगी। ठीक है, खूब तेज तेज बोल के अनाउंसमेंट किया जाता है कि आपके खिलाफ ये उद्घोषणा की जाती है। ठीक है, घर के सामने जाकर पढ़ी जाती है। अभी देख लो दिल्ली में या हर जगह जो क्या बुलडोजर एक्शन जो हो रहे हैं उसमें क्या मुनादी कराई जा रही है, लोगों से बोला जा रहा। तो क्या क्या इसी को क्या किया जा रहा, उद्घोषणा को इसी तरह तामील किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ दूसरा क्या है, उस गृह स्थान वास स्थान ऐसा व्यक्ति मामूली रूप से निवास करता है या सदृश भाग पर ऐसे नगर या ग्राम के किसी सदृश स्थान पर लगाई जाएगी। इस स्थान पे क्या लगाई जाएगी, तो दूसरा क्या हो गया, चस्पा करके, चिपका कर, क्या करके, चस्पा करके। तो दूसरा क्या हो गया, चस्पा करके। पहला क्या था, मुनादी करके, पढ़कर, मुनादी करके या पढ़कर। दूसरा प्रकार तामील का क्या है कि किसी वास स्थान या निवास स्थान पर क्या, घर के बाहर देखो नोटिस चिपका दी जाती है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, चिपका कर। पहला क्या हो गया, मुनादी करके। दूसरा क्या हो गया, पब्लिकेशन कैसे प्रकाशित किया जाएगा उद्घोषणा का, चस्पा करके। तीसरा क्या होगा, उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सदृश भाग पर लगाई जाएगी। तो न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर भी क्या किया जाएगा, उसको चिपका दिया जाएगा। न्यायालय का जो नोटिस बोर्ड होगा उस पर चिपका दिया जाएगा। ये 3 नियम, ये जो मैंने 3 नियम बताए हैं, ये जो 3 नियम, ये अनिवार्य नियम है, ये अनिवार्य नियम है। ठीक है, ये अनिवार्य नियम है। ठीक है, ये अनिवार्य, ये तीनों तो अनिवार्य है। ये प्रकाशन के लिए ये 3 चीज़ें होना आवश्यक है। और जब अब हम सेकंड क्लास जो बताएंगे ये क्या है, ये वैकल्पिक है। ये क्या है, वैकल्पिक है। ठीक है, वैकल्पिक है। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, ये वैकल्पिक, ये चाहे करो चाहे ना करो, वैकल्पिक है। इसमें क्या है, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार में प्रकाशित करके, क्या, जो वहाँ का डेली न्यूज़पेपर है उसमें प्रकाशित करके, जहाँ ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता। तो दूसरा क्या हो गया, दैनिक समाचार में प्रकाशन, ये मैंडेटरी नहीं है, ये वैकल्पिक है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये क्या है, वैकल्पिक है। इसका करना आवश्यक नहीं है, लेकिन इस 3 चीजों का करना आवश्यक है। ठीक है, अब आ जाओ तुम उसके बाद क्लास 3 पे। क्लास 3 क्या कहता है, क्लास 3 कहता है, ध्यान से पढ़ना। तो प्रकाशन पहले में हो गया कि अगर वो फरार हो गया, छुपा लिया, तो उद्घोषणा का प्रकाशन किया, ये अधिकार है कि उद्घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अब उद्घोषणा का प्रकाशन कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसका प्रकाशन किस तरीके से किया जाएगा, पब्लिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो नंबर 1 पढ़कर सुनाया जाएगा, मुनादी करके। नंबर 2 चस्पा करके। नंबर 3 क्या, न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका कर। और दूसरे क्लास में क्या है, दूसरे क्लास में ये है कि उसको दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करने पे। तो ये वैकल्पिक है, ये चाहे कोर्ट करे और चाहे ना करे, ये कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाओ क्लास 3 पे। किस पे आ जाओ, क्लास 3 पे आ जाओ। क्लास 3 कहता है कि उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय यह लिखित कथन कि उद्घोषणा बिंदिश दिन से उपखंड 2 के खंड 1 में बिंदिश रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई थी, क्या, सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई थी, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि
निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई। तो अब निश्चायक सबूत की बात करता है क्लॉज ये 4 क्या करता है, निश्चायक कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। क्या कहता है, अगर उद्घोषणा का प्रकाशन उपधारा 2 के क्लॉज 1 की रीति द्वारा कर दिया गया है तो न्यायालय क्या उपधारणा करेगा, और ये न्यायालय क्या उपधारणा करेगा, उसको साक्ष्य के रूप में उपधारित, उसको निश्चायक सबूत मान लेगा। न्यायालय क्या उपधारणा करेगा, उस संबंध उस प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा का प्रकाशन हो गया, ये क्या होगा, ये साक्ष्य में निश्चायक सबूत के रूप में काम करेगा, साक्ष्य में निश्चायक सबूत के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये तीसरा खंड क्या बताता है, अगर क्या बोलते उद्घोषणा का प्रकाशन खंड उपधारा 2 के खंड फर्स्ट वाली रीति से कर दिया गया है तो न्यायालय उसको निश्चायक सबूत मानेगा कि उस उद्घोषणा का प्रकाशन हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लॉज 3 हो गया। अब आप आ जाओ क्लॉज 4 पे। क्लॉज 4 क्या कहता है, क्लॉज 4 कहता है, ध्यान से पढ़ना, क्लॉज 4 कहता है कि जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 या तस्मय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन 10 वर्ष या अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय बनाया गया और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित बिंदित स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझता उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा भी कर सकेगा। तो अब क्लॉज 4 में क्या कहता है, क्लॉज 4 को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो अब देखो उपधारा 4, सबसे पहले इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा तुमको, क्लॉज 84 का क्लॉज 1 और 84 के क्लॉज 4 में अंतर भी बताऊंगा। तो यह धारा सबसे पहले व्यक्ति के खिलाफ नहीं, अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ। क्लॉज 1 क्या था, वहां बताया था व्यक्ति, ये क्या है, ये अभियुक्त के खिलाफ है। किसके, अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ। किसके, अभियुक्त के खिलाफ ये धारा लागू होती, ये दिमाग से पढ़ लेना। ठीक है, अगर उद्घोषणा में बताए गए समय में क्या अभियुक्त व्यक्ति हाजिर नहीं होता तो अब न्यायालय उसे 84(4) के तहत उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकेगा। प्रोक्लेम अफेंडर किस धारा के तहत, 84 के क्लॉज 4 उद्घोषित अपराधी, दिल याद कर लो, क्लॉज 4 क्या, उद्घोषित अपराधी, उद्घोषित अपराधी किसमें है, क्लॉज 4 में दिया गया है। उद्घोषित अपराधी का प्रावधान कहाँ दिया गया, क्लॉज 4 में। ठीक है, अगर अपराध 10 वर्ष या अधिक है तो ऐसे व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता। तो इसमें कितनी बातें देखो, यह धारा अभियुक्त के खिलाफ लागू होती है, उपधारा 4। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, अगर उद्घोषणा में बताए समय पर व्यक्ति हाजिर नहीं, जो 84 के क्लॉज 1 में 30 दिन के बाद का समय जो निर्धारित किया गया था उस समय वो हाजिर नहीं होता है तो अब न्यायालय उसको 84 के क्लॉज 4 के तहत प्रोक्लेम अफेंडर घोषित कर देगा। क्या कर देगा, प्रोक्लेम अफेंडर घोषित कर देगा। ठीक है, और अगर अपराध 10 वर्ष या अधिक है तो ऐसे व्यक्ति को भी उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आओ हम 84(1) और 84(4) में तुमको कुछ अंतर बता दे रहे हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। 84 व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा होती है और 84(4) में अभियुक्त के खिलाफ उद्घोषणा होती है। 84(1) में उद्घोषणा सभी अभियुक्त के खिलाफ हो सकती है, उसमें चाहे जैसा अपराध किया हो। लेकिन जो ये है 84(4) का क्लॉज में क्या,
देखो 84(1) में क्या बताया गया कि 84(1) की उद्घोषणा सभी अभियुक्त के खिलाफ हो सकती है, उसने चाहे जैसा अपराध किया हो। लेकिन अब जो क्लाज 2 है, यहीं एक परिवर्तन आया। जब तुम के पुरानी सीआरपीसी की धारा 82 का क्लाज 4 पढ़ोगे तो उसमें 19 धाराओं में 19 धाराएं बताई गई थी कि इन्हीं धाराओं में उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम अफेंडर, इन्हीं धाराओं के तहत अगर उसने अपराध किया है तो उसे घोषित किया जा सकता है। परंतु अब नए वाले बीएनएसएस में 19 धाराओं को हटाकर ये प्रोविजन रख दिया गया है कि जिसमें भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएसएस में 10 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान किया गया, उन्हीं अपराधों में धारा 84 के क्लास 4 का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद क्या कहता है, 84(1) में जो उद्घोषणा की जाती है उसने हाजिर होने का समय उद्घोषणा के प्रकाशन के 30 दिन के बाद का समय होगा। ठीक है, 84(1) में जो क्या उद्घोषणा की जाती है उसमें क्या हाजिर होने का समय क्या, जिस दिन उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया उस दिन से 30 दिन के बाद का समय निर्धारित किया जाएगा। और अगर वह इसका उल्लंघन करेगा तो आईपीसी की धारा 174(a), ठीक है, पुरानी जो आईपीसी की धारा 174(a) था जिसमें 3 वर्ष की सजा, जुर्माना तथा बीएनएसएस की धारा कौन सी थी, 309 के तहत दंडनीय, जो 174(a) था अब कौन सी धारा में, 309 के तहत अगर उद्घोषणा का समय पे नहीं आए तो तुमने एक नया अपराध भी किया। कौन सा, आईपीसी की धारा 174 का क्लाज 1 और बीएनएस का क्लाज कौन सा तुम्हारा है, 309 के तहत तुमने एक नया अपराध भी कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ 84 के क्लास 4 में। 84 के क्लास 4 में क्या बताता है, 84 के क्लास 4 में के तहत उद्घोषणा की गई तो अब वह दंड बढ़ जाएगा। तो इस तरह तुम्हारा क्लास 4 हो गया। अब आ जाओ क्लास 5 पे। किस पे, क्लास 5 पे आ जाओ। क्लास 5 क्या कहता है, अब ये पढ़ो, क्लास 4 तक का तुम्हारा हो गया। अब आ जाओ क्लास 5 क्या कहता है। क्लास 5 को ध्यान से पढ़ना। क्लास 5 कहता है कि उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन बनाई गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा पे लागू होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे वो, तो इसमें क्या, उपधारा 2 और 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वो उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा पर लागू होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई नॉर्मल बात है, इसमें कोई। अब आ जाओ सेक्शन 85, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। तो अब उद्घोषणा हो गया, अब क्या हो गया, फरार व्यक्ति की संपत्ति के कुर्की का आदेश, अटैचमेंट का आदेश। इसको पुराने वाले कहाँ दिया गया था, पुराना वाला सीआरपीसी पढ़ोगे 83 में, कहाँ, 83 में दिया गया था। तो अब याद करो, फिर उसके बाद धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारण से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम, स्थावर या दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति को कुर्की का आदेश दे सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, अब इतनी चीज़ों से क्या क्या चीज़ें निकली कि धारा 84 में क्या की घोषणा, सबसे पहले क्या होगा, कुर्की का आदेश तभी दिया जा सकता है जब धारा 84 में क्या किया गया, उद्घोषणा किया गया, उसको क्या उद्घोषणा जारी किया गया हो तभी कुर्की का धारा 85 का पालन किया जाएगा। देखो एक सीरियल वाइज बना दो, वारंट का अगर वारंट पहले जारी होगा, वारंट का अगर एग्जीक्यूशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो उद्घोषणा कराई जाएगी, अगर उद्घोषणा पर वो हाजिर नहीं हो रहा है तो अब क्या कराई जाएगी, संपत्ति की कुर्की। इन नियमों का लाइन से पालन किया जाएगा। तो सबसे पहले दिमाग में ये रख लेना कि उद्घोषणा जारी करने के लिए उद्घोषणा सबसे पहले जारी होनी चाहिए, तब कुर्की का आदेश किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।
कुर्की क्या किसी भी व्यक्ति के, अभियुक्त की नहीं, याद रख लेना कि कुर्की किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। किसी भी व्यक्ति मतलब प्रतिभू मतलब जमानतदार की व्यक्ति में कौन कौन आएंगे, प्रतिभू आएंगे, साक्षी आएंगे, अभियुक्त आएंगे। यानी कि प्रतिभू मतलब जमानतदार की भी संपत्ति कुर्क हो सकती है, साक्षी की भी संपत्ति कुर्क हो सकती है और अभियुक्त की भी संपत्ति कुर्क हो सकती है। अगर प्रतिभू के खिलाफ उद्घोषणा जारी किया गया और उद्घोषणा पे नहीं आया तो उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। अगर साक्षी के खिलाफ उद्घोषणा जारी किया गया और वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। अगर अभियुक्त के खिलाफ उद्घोषणा जारी किया गया, वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होती तो उसकी भी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। अब कुर्की का उद्देश्य क्या है? कुर्की का क्या उद्देश्य है? व्यक्ति पर दबाव बनाने के लिए कि वह न्यायालय में हाजिर हो जाए। क्या? व्यक्ति पर दबाव बनाने के लिए कि वह न्यायालय में हाजिर हो जाए, नहीं तो न्यायालय क्या करेगा, उसके चल और अचल संपत्ति को क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। तो जब्ती किसकी, याद कर लेना, जब्ती इसमें चल और अचल दोनों संपत्तियों की होगी, चल और अचल दोनों संपत्तियों की कुर्की होगी। ठीक है। अब सबसे पहले सामान्य बातें और थोड़ी बहुत जान लो। सबसे पहले व्यक्ति के खिलाफ क्या होगा, गिरफ्तारी का वारंट जारी। देखो सामान्य बातों में शुरू से मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसको याद करना, क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले मैं फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहले क्या होगा, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। फिर दूसरी बात, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया, अगर वो तब भी नहीं आया तो दूसरी बात धारा 84 के तहत उसको उद्घोषणा जारी किया जाएगा। उद्घोषणा जारी करने पर भी नहीं आया तो कुर्की उद्घोषणा जारी होने के बाद हो सकती। पहला नियम क्या है, कुर्की उद्घोषणा जारी होने के बाद होगी। ठीक है। और कुर्की ऐसा न्यायालय कर सकता है जिसने उद्घोषणा जारी किया। और दूसरा नियम देखो, पहला नियम क्या है तुम्हारा, पहला नियम याद रखो, रूल 1। ठीक है। पहला नियम क्या है कि कुर्की उद्घोषणा जारी होने के बाद जारी की जाएगी, तो पहले 84 का पालन करना होगा, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया, उद्घोषणा कैसा न्यायालय जारी करेगा, जिसने क्या उद्घोषणा जारी किया है। तो उद्घोषणा जिस न्यायालय ने जारी किया, दूसरा न्यायालय की बात, तो न्यायालय जिसने उद्घोषणा जारी किया वही कुर्की का आदेश जारी करेगा, वही कुर्की का आदेश। तो ये दो नियम अपने दिमाग में बिल्कुल शांति से बैठा लेना। फिर कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी करने के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, दिमाग में बैठा लो। कुर्की का जो आदेश होता है वो उद्घोषणा जारी किया गया उसके किसी भी समय जारी किया जा सकता। कुर्की का आदेश किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिया जा सकता है। कुर्की तथा उद्घोषणा का आदेश सामान्यतः साथ साथ नहीं किया। देखो सामान्यतः जहां लग गया, कुर्की, अभी मैं पूरी चीजें यहां बता दे रहा हूं। कुर्की का जो आदेश होता है, कुर्की और उद्घोषणा का आदेश सामान्यतः साथ साथ नहीं दिया जा सकता। इसके दो अपवाद हैं, अभी मैं आगे की धाराओं में तुमको बताऊंगा, आगे के क्लास में बताऊंगा। ठीक है। कुर्की किसी भी संपत्ति की हो सकती है, आपराधिक मामलों में किसी भी संपत्ति की को छूट नहीं दिया गया है, चल अचल किसी भी संपत्ति की कुर्की हो सकती है, ये दिमाग में बैठा लेना। ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाओ तो सामान्य बातें क्या, कुर्की और उद्घोषणा साथ साथ नहीं हो सकती है। परंतु अब पढ़ो, परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाला गया है अब देखो क्या शपथ पत्र, उसके द्वारा क्या पता चल जाता है कि वह अपनी संपत्ति या उसके किसी भाग का बयान करने वाला, क्या बयान मतलब उसको हटाने वाला, बयान करना, खर्च कर देने वाला, ठीक है, बयान कर देने वाला, या अपनी संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता से क्या हटाने वाला है। ठीक है। ये दो दशाएं हो गई जब कुर्की का उद्घोषणा के साथ कुर्की का आदेश दिया जा सकता। सामान्यतः मैंने ये बताया तुम लोगों को कि सबसे पहली बात कि उद्घोषणा का जो उद्घोषणा होगा, उद्घोषणा के बाद ही कुर्की का आदेश दिया जा सकता
सकता है, लेकिन दो ऐसी कंडीशन बताई गई हैं ए और बी कि अगर वो संपत्ति बेअन करने वाला हो या संपत्ति को अब स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला हो, तो इन दो दशाओं में उद्घोषणा के साथ कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग से नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ संपत्ति के कुर्की का आदेश दे सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ क्लाज 2, कौन सा आ जाओगे, क्लाज 2 आ जाओ। सॉरी, क्लास 2 क्या कहता है कि ऐसे आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया उस व्यक्ति के किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा, और उस जिले के बाहर उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है पृष्ठांकित कर दी गई। तो अब याद रखो, अगर संपत्ति उस जिले में है तो जिसमें कुर्की का आदेश दिया गया है तो वह संपत्ति स्वतः कुर्क कर ली जाएगी। तो देखो ये याद करो, क्लास 2 में ये याद है, अगर संपत्ति जिले में है तब तो कोई परेशानी नहीं। तो जिस न्यायालय ने कुर्की का आदेश जारी, जिस न्यायालय ने क्या कुर्की का आदेश जारी किया गया, वो सत्ता उस संपत्ति को कुर्क कर लेगी, ठीक है। अब क्या है, संपत्ति कुर्की जारी करने वाले न्यायालय से बाहर में है, बाहर के जिले में, तो अब क्या होगा, बाहर के जिलों में क्या होगा, उस जिस जिले में वह संपत्ति स्थित है उस जिले के डीएम द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पे पकड़ो, डीएम द्वारा क्या करना पड़ेगा, पृष्ठांकन द्वारा कुर्की की जा सकती है। उस संपत्ति का क्या किया जाएगा, उस संपत्ति की कुर्की पृष्ठांकन द्वारा की जाएगी। अगर संपत्ति उस जिले में नहीं है तो क्या किया जाएगा, जिस जिले में संपत्ति स्थित है उस जिले के डीएम के पास जाना पड़ेगा और उससे क्या पृष्ठांकन द्वारा उसकी संपत्ति कुर्क कराई जा सकती है। ये हो गया तुम्हारा क्लाज 2। अब आ जाओ क्लाज 3 में। क्लास 3 कहता है यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो तब धारा के अधीन कुर्की होगी। तो अब धारा 3 के अधीन क्या होगा, ऋण और जंगम संपत्ति की कुर्की कैसे होगी, ऋण और जंगम संपत्ति की कुर्की कैसे, ऋण और जंगम संपत्ति की कुर्की कैसे होगी, ऋण और जंगम संपत्ति की कुर्की कैसे होगी, ये कहाँ बताया गया, क्लाज 3 में। कहाँ बताया गया, क्लाज 3 में बताया, कहाँ, क्लाज 3 में बताया गया है, ठीक है। तो अब आ जाओ जंगम संपत्ति का क्या देखो, अब जंगम संपत्ति की तुमको परिभाषा भी आईपीसी के सेक्शन 22 से पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से, 22 से, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें क्या बताया गया कि भूमि भूबद्ध वस्तुएं तथा भूमि से जकड़ी हुई वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुएं चल संपत्ति कहलाती हैं। क्या, जंगम संपत्ति, चल मतलब जंगम मतलब चल संपत्ति, ठीक है। तो भूमि भूबद्ध वस्तुएं तथा भूमि से जकड़ी हुई वस्तुओं को छोड़कर, यानी कि चल संपत्ति और ऋण का को कैसे कुर्क किया जाएगा, ये धारा 85 के क्लाज 3 में बताया गया। नंबर 1 कैसे किया जाएगा, अभिग्रहण द्वारा उस संपत्ति को सीज करके, सीजर द्वारा, किसके द्वारा, सीजर द्वारा, सीज करके, ठीक है, क्या करके, सीज करके। दूसरा क्या करके, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, रिसीवर की नियुक्ति करके। दूसरा क्या, पहला अभिग्रहण द्वारा, दूसरा रिसीवर की नियुक्ति द्वारा। अब रिसीवर की नियुक्ति देख लो, यहीं पे समझ लो क्योंकि ये फिर आखिरी में तुमको पढ़ाना पड़ेगा। तो रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान सीपीसी के से ऑर्डर 40 में किया गया। क्या किया गया कि न्यायालय का रिसीवर कौन होता है, न्यायालय का अभिकर्ता होता है। कौन होता है रिसीवर, न्यायालय का अभिकर्ता होता है। क्योंकि अभी तुम्हारे रिसीवर के बारे में प्रावधान 85 के जब क्लास 6 पढ़ोगे तो वहां दिया, लेकिन जब रिसीवर यहाँ पढ़ रहे हो तब यहाँ उसका प्रावधान समझ लो। रिसीवर की नियुक्ति कलेक्टर की सहमति से रिसीवर की नियुक्ति किया जा सकता है। अब कलेक्टर कैसी संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है, जो संपत्ति सरकार को रेवेन्यू देती है उन्हीं संपत्ति के लिए कलेक्टर की सहमति से रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। इतनी बात याद, ठीक है। तो रिसीवर के बारे में हो गया, रिसीवर सीपीसी के ऑर्डर 40 बता दिया हूं।
अब गा आ जाओ, उद्घोषित व्यक्ति को उसके निमित्त किसी भी संपत्ति का परिदान करने या प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। देखो, उद्घोषित व्यक्ति को कोई संपत्ति प्राप्त होने वाली है, ठीक है, परिधान पर भी रोक लो। कुर्की में क्या, अगर किसी की संपत्ति को उद्घोषित अपराधी को प्राप्त होने वाली है या उसके सगे संबंधियों को कोई संपत्ति प्राप्त होने वाली, तो न्यायालय उसके परिधान पर, उसके डिलीवरी, परिधान मतलब क्या होता है, उसके डिलीवरी पर रोक लगाकर भी क्या कर सकता है, कुर्की कर सकता है, ठीक है। अब इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो रीतियों से जैसा न्यायालय ठीक समझे कुर्की कर सकता है, यानी कि इन सभी तरीकों से या किन्हीं दो तरीकों से संपत्ति की कुर्की की जा सकती है जैसा न्यायालय ठीक समझे। तो ऋण और क्या चल संपत्ति की कुर्की का कहाँ दिया गया, कैसे कुर्की किया जाएगा, कहाँ बताया गया, 85 के क्लास 3 में बताया गया। पहला अभिकरण द्वारा, दूसरा रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, तीसरा परिधान पर रोक लगाना, 14 संपत्ति की डिलीवरी को रोक देना, ठीक है, पांचवा इन सभी तरीकों में से सभी तरीकों से या किन्हीं दो तरीकों से संपत्ति कुर्क की जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऋण और जंगम संपत्ति की कुर्की कैसे होगी, क्लास 3 में बताया। अब आ जाओ क्लास 4। क्लास 4 कहता है यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया स्थावर है, यानी कि अचल संपत्ति। कैसे स्थावर संपत्ति की कुर्क करनी है, तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में जिला कलेक्टर के माध्यम से होगी जिसमें वह भूमि स्थित है और अन्य सब दशाओं द्वारा। देखो, अगर किसी स्थावर यानी कि अचल संपत्ति की कुर्क करनी है, संपत्ति क्या अचल है और अगर उसकी संपत्ति है, अगर संपत्ति क्या कहती है, रेवेन्यू देती है, तो कलेक्टर की सहमति लेना पड़ेगा। सबसे पहला नियम यही बता दिया। अब यहां डीएम की सहमति नहीं यहां क्या, अगर प्रॉपर्टी क्या दे रही है, रेवेन्यू दे रही है, देखो प्रॉपर्टी क्या दे रही है, रेवेन्यू देगी, तब आप किसकी सहमति लेना पड़ेगा, डीएम मत मार के आना, कलेक्टर मार के आना। रेवेन्यू क्योंकि कलेक्टर ऑफिसर होता है, रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले को क्या कहते हैं, कलेक्टर ऑफिसर। तो कलेक्टर होगा, कौन होगा, कलेक्टर की सहमति। अगर स्थावर संपत्ति राज्य सरकार को कोई रेवेन्यू देती है तो सबसे पहले उस संपत्ति को कुर्क करने से पहले कलेक्टर की सहमति लेनी पड़ेगी। फिर नंबर 2, कब्जा लेके, ठीक है, अन्य दशाएं, और फिर उसके बाद इसका पालन करेगा। जो स्थावर संपत्ति है उसको कब्जे में ले लेगी। नंबर 2, रिसीवर की नियुक्त कर देगी। नंबर 3, परिधान क्या, परिधान पर प्रतिषेध लगा देगी। ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। परिधान पर प्रतिषेध मतलब क्या है, अगर उस स्थावर संपत्ति से कोई परिधान, तो अब अचल संपत्ति तो तुम्हारे दिमाग में आ गई, डिलीवरी कैसे करेगा, उठा के नहीं दे रहा। परिधान मतलब कोई उससे किराया प्राप्त हो रहा हो, ठीक है, कोई उससे भाटक वसूला जा रहा हो या कोई चीज उससे कोई पैसा पा रहा हो, तो उस चीज पर रोक लगा, तो परिधान पर रोक लगाना ये हो जाएगा। इन सभी तरीकों में से किन्हीं भी एक तरीके या दो तरीकों से जैसा न्यायालय ठीक समझे कर सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ क्लास 5। तो अब 3 में क्या पढ़ा, ऋण और चल संपत्ति की कुर्की कैसे की जाएगी वो पढ़ा। 4 में क्या, अचल संपत्ति की कैसे कुर्की की जाएगी वो पढ़ा। अब 5 में आ जाओ। क्लास 5 में क्या है, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का अब क्लास 5 में आ जाओ। क्लास 5 क्या कहता है कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया जीवधन या विनश्वर प्रकृति का है तो न्यायालय समाचीन समझता है तो उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है, और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या, क्लास 5 में क्या बताया गया कि अगर कोई जीवधन है, ठीक है, क्या है, कोई जीवधन है, जीवधन मतलब पशु वशु है, ठीक है, उसका, या कोई क्षयशील, विनश्वर मतलब जैसे कोई मक्खन हो गया से फल हो गई, कोई सब्जी जो नुकसान प्रकृति की है, तो अब क्या करेगा, ऐसी दशा में 6 माह का इंतजार नहीं करेगा। 6 माह के जो टाइम पीरियड दिया गया था वो उसका इंतजार नहीं करेगा, उसको तुरंत क्या करा देगा,
अगर बिनस्वर जीवधन है और बिनस्वर प्रकृति की संपत्ति है तो उसको तुरंत सेल करा देगा, क्योंकि भाई अगर जीवधन को पास में रखो तो उसको खिलाएगा पिलाएगा कहाँ, बिनस्वर प्रकृति का संपत्ति है तो एक दिन बाद वो खराब हो जाएगी तो उसको तुरंत क्या कर देगा, विक्रय का आदेश दे देगा। तो जीवधन और बिनस्वर प्रकृति की संपत्ति के विक्रय का आदेश क्लास 5 में दिया जाता है। कितना, क्लास 5 में दिया जाता है। अब आ जाओ क्लास 6 में, ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य, दायित्व वे होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नियुक्त रिसीवर, तो प्रापक रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वही होंगे जो सीपीसी की ऑर्डर 40 में बताया गया। क्या बताया गया, ऑर्डर 40 में बताया गया, ठीक है। तो इस तरह हो गया तुम्हारा 85। अब आ जाओ कुर्की, खत्म हो गया। अब आ जाओ उद्घोषित व्यक्ति के संपत्ति की पहचान और कुर्की, ठीक है। क्या है, 86 में ये नया जोड़ा गया, ये पुराने सीआरपीसी में नहीं था, ये नया बीएनएसएस में जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान करना। तो अब इसको क्या, इस धारा को किस लिए बनाया कि गेहूं के साथ घुन भी ना पीस जाए, गेहूं के साथ घुन ना पीस जाए, इसलिए इस धारा का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता, पढ़ो, न्यायालय पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति या उससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर अध्याय 8 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार किसी उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए किसी न्यायालय या संबंधित राज्य के किसी प्राधिकारी से सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया आरंभ कर सकती है। तो इसमें सबसे पहले ये जानो कि आवेदन कौन करेगा इस धारा के तहत, इस धारा के तहत आवेदन कौन करेगा, रिटर्न रिक्वेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, लिखित अनुरोध, रिटर्न रिक्वेस्ट करता, कौन करता, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के ऊपर के पंक्ति का व्यक्ति क्या रिक्वेस्ट करता है न्यायालय से, न्यायालय से क्या कि उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान करे कि उसकी कौन सी संपत्ति कुर्क की जाए। ये कौन कहता है, रिक्वेस्ट करता है, क्या, लिखित अनुरोध, इसको अंडरलाइन करना, किससे लिखित अनुरोध करता है, जिस न्यायालय ने कुर्की का आदेश जारी किया गया है उससे जो पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति से ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी होगा वो क्या करेगा, न्यायालय से अनुरोध करेगा, क्या, लिखित में अनुरोध करेगा कि आप ये संपत्ति की पहचान करके बता दीजिए कि किस संपत्ति का कुर्क किया जाना। जहां मान लो ए और बी, जैसे उदाहरण से मान लो ए और बी दो भाई हैं और उनकी एक संयुक्त प्रॉपर्टी है। अब ऐसी दशा में उस प्रॉपर्टी के कौन से हिस्से का को कुर्क किया जाना है ये पता नहीं, तो पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को लगता है कि अब वो किस संपत्ति को कुर्क करे, तो न्यायालय में क्या करेगा, न्यायालय से लिखित अनुरोध करेगा कि आप सर ये बता दीजिए इन संपत्ति में से कौन सी संपत्ति कुर्क की जाए। तो इस तरह तुम्हारा सेक्शन 86 हो गई, ये नया जोड़ा गया है। अब आ जाओ 87। 87 क्या कहता है, 87 को किसके साथ पढ़ोगे तुम, 87 को पुराने सीआरपीसी की धारा 84 के साथ, किसके साथ, 84 करें, कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां, ठीक है। कुर्की के बारे में क्या है, दावे और आपत्तियां, कुर्की के बारे में क्या है, दावे और आपत्तियां। इसमें भी गेहूं के साथ घुन ना पिस जाए उसी की बात की है, लेकिन इसमें पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त की बात की गई थी 86 में। अब इसमें समझो कि ऑब्जेक्शन कैसे किया जाएगा वो समझो। यदि धारा पहले इसको पढ़ लो फिर समझाता हूँ। यदि धारा 85 के अधीन कुर्क की गई किसी भी संपत्ति के बारे में उस कुर्की के तारीख से 6 माह के भीतर, ये अंडरलाइन करना, 6 माह के भीतर जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्तिकर्ता की दावेदार या अभिकर्ता का उस संपत्ति में उस संपत्ति में कोई हित नहीं है और ऐसा हित धारा 85 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता, तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाए और उसे पूर्णतया या भागता क्या कर दिया जाए, नामंजूर कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, नामंजूर कर दिया जाए। परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति के दावेदार या अभिकर्ता की मृत्यु हो जाने पर ऐसी दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता। तो अब क्या है, सबसे पहले इसमें क्या है, गेहूं के साथ घुन ना पिस जाए, इस वजह से घुन को बचाने की मांग की जाती है। ये एक मैं
ऐसे बता। तो इसमें क्या, उद्घोषित व्यक्ति से, उद्घोषित जो व्यक्ति है उससे भिन्न व्यक्ति आपत्ति करता है। इस धारा के तहत कौन, देखो 87 और 88 में यही अंतर है। 87 में जिस व्यक्ति को उद्घोषित किया गया वो ऑब्जेक्शन नहीं करता, उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति ऑब्जेक्शन 87 में करेगा और उद्घोषित व्यक्ति ऑब्जेक्शन 88 में करेगा। यही दोनों धाराओं में अंतर है। तो 87 में कौन करता है, उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न। 87 में कौन है, ये याद कर लेना। 87 में उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न, व्यक्ति से भिन्न, ठीक है। और 88 में ऑब्जेक्शन करता है, क्या करता है, आपत्ति करता है, ठीक है, आपत्ति। ये हो गया तुम्हारा 87 में। 88 में कौन आपत्ति करता है, उद्घोषित व्यक्ति। कौन करता है, उद्घोषित व्यक्ति। यही दोनों में अंतर है, उद्घोषित व्यक्ति, ठीक है, यही दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अब आ जाओ अब तब क्या किया जाएगा, अब जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है आपत्ति कर सकता है, क्या करता, कुर्की के 6 मास के अंदर आवेदन करेगा। अगर उसको आपत्ति करनी है तो क्या, देखो इसके पहले पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, देखो यहाँ पे 6 मास के तारीख के भीतर, ये यहाँ बताया कितने, 6 माह के तारीख के भीतर। तो सबसे पहले क्या, कुर्की से 6 माह के अंदर ऑब्जेक्शन फाइल करना होगा, आपत्ति फाइल करनी होगी कि क्या किया जाए कि जो क्या बोलते हैं, उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है कि वो उसको संपत्ति वापस कर दी जाए। अगर उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की संपत्ति को क्या का आवेदन खारिज हो जाता है, मतलब वो न्यायालय खारिज कर देता है, तो जिस दिन उसका, मान लो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए उद्घोषित अपराधी उद्घोषित व्यक्ति है, बी कौन है, बी सामान्य व्यक्ति है। तो आप इस तरह समझ पाओगे। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो कहाँ आवेदन करता है, वो सेक्शन 87 में करता है। ए जो उद्घोषित व्यक्ति है वो आपत्ति ऑब्जेक्शन 88 में करता है। तो अब बी ऑब्जेक्शन कुर्क होने के 6 माह के अंदर करेगा, नंबर 1। फिर अगर बी की संपत्ति क्या किस लिए वापस की जाएगी, कि सर आपने गलत संपत्ति कुर्क कर लिया, इसमें मेरा भी हक है, तो अतः मुझे ये संपत्ति वापस कर दी जाए। क्या कर दी जाए, वापस कर दी जाए। क्या कर दी जाए, वापस कर दी जाए, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं क्या करेगा, वापस करने के बाद, लेकिन अगर न्यायालय को लगता है ये गलत कह रहा है तो क्या करता, उसके बाद आपत्ति को खारिज कर देता है। तो जिस दिन बी का आवेदन खारिज हुआ उसके 1 साल के अंदर सिविल न्यायालय में वो वाद ला सकता है। ये पॉइंट नहीं दिया गया, दिमाग में याद बैठा लेना। अगर उसकी आपत्ति को खारिज किया गया बी के, तो वो 1 साल के अंदर जिस दिन आपत्ति खारिज की गई है सिविल न्यायालय में वाद ला सकता है। क्या है, सिविल न्यायालय में वाद ला सकता है, ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद आ जाओ तुम अगर 6 माह के अंदर बी की मृत्यु हो जाती है, देखो प्रोविजो में बताया, अगर जो सामान्य व्यक्ति है उसके बी का ऑप्शन में समझे रहना, उदाहरण बिल्कुल दिमाग में बैठा रहा। अगर 6 माह के अंदर बी की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक प्रतिनिधि भी मांग कर सकते हैं, क्या, आपत्ति करता। अगर उसने आपत्ति कर दी है, आपत्ति जिस टाइम की, आपत्ति से पहले भी या बाद में, दोनों दशाओं में उसकी आपत्ति को कौन, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मांग कर सकते हैं। ये कहाँ बताया गया, ये प्रोविजो में बताया गया। अब आ जाओ 87 के क्लास 2 पे। 2 क्या कहता, उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्ति उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है, या यदि दावा या आपत्ति ऐसे संपत्ति के बारे में जो धारा 85 की उपधारा 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्क की जाती मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की मांग की जाएगी। तो अब क्या कहता है क्लास 2, आपत्ति किस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। देखो इसमें यह बताया गया है, अगर मान लो तुम सामान्य व्यक्ति हो, तुम्हारे भाई उद्घोषित अपराधी ऑब्जेक्शन, ठीक है, और उसकी संपत्ति, उसके साथ साथ तुम्हारी संपत्ति भी कुर्क कर ली गई, तो तुम किस क्या न्यायालय में आपत्ति दाखिल करोगे, वो कहाँ बताया गया, वो क्लास 2 में बताया गया। तो आपत्ति किस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, जिस न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया है उस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। अगर संपत्ति किसी अन्य
अन्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जिस संपत्ति का कुर्क किया जाना है वो कैसा है, कुर्क किया गया, जिस संपत्ति को कुर्क कर लिया गया वो किसी अन्य क्षेत्र में स्थित है तो डीएम के पृष्ठांकन कर दिया जाएगा। जिस जिले के डीएम के क्या वो संपत्ति क्या है, क्या किया जाएगा। देखो अगर संपत्ति किसी अन्य क्षेत्र में स्थित है, क्या है, अन्य क्षेत्र में स्थित है और डीएम ने पृष्ठांकन कर दिया है तो जिस जिले के डीएम ने पृष्ठांकन किया है उस जिले के सीजीएम के यहाँ कुर्की की आपत्ति का आवेदन किया जा सकता है। देखो संपत्ति किसी दूसरे के जिले में थी, कुर्क कैसे करते थे, डीएम के आदेश से ही तो कुर्क करते थे संपत्ति। तो जिस डीएम ने आदेश दिया है उसी डीएम के क्षेत्राधिकार के अंदर जो सीजीएम बैठता है उसके यहाँ उस संपत्ति के लिए आपत्ति की जा सकती है। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा क्लास 2 बताता। अब आ जाओ क्लास 3 में। क्लास 3 क्या बताता है, प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया था। तो अब इसमें क्या बताता है, दावे और आपत्तियों की जांच कैसे की जाएगी, किस न्यायालय द्वारा, तो उस न्यायालय द्वारा जहां आपत्ति की गई थी। ठीक है, जहां आपत्ति की गई थी, परंतु एक दशा है, जहां वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया था तो वह उसे निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को भी दे सकता। जहां आपत्ति क्या थी, सीजीएम के यहाँ की गई थी, जो आपत्ति क्लास 2 में तुम सीजीएम के यहाँ किए थे वो क्या, वो खुद ना करके अपने अधीनस्थ से भी उसकी जांच करा सकता है। तो दावे की आपत्तियों की जांच के बारे में कहाँ बताया गया है, क्लास 3 में बताया गया। दावे की आपत्तियों के बारे में कहाँ बताया गया, जांच क्लास 3 में बताया गया। उस न्यायालय में जहां आपत्ति की गई है उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जांच, और जांच अगर सीजीएम के यहाँ आपत्ति की गई है तो सीजीएम खुद कर सकता है या अपने अधीनस्थ से करवा सकता है। ये 87 का क्लास 3 हो गया। अब आ जाओ 87 का क्लास 4 आ जाओ। 87 का क्लास 4 क्या कहता है, कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन के आदेश द्वारा पूर्णतया या भागतया नामंजूर कर दिया गया तो ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष के अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा व विवादाग्रस्त संपत्ति के बारे में करता वह संस्थित कर सकता है, किंतु वह आदेश ऐसे वाद यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या चार को बिल्कुल आसान से समझो। अगर आपत्ति का आवेदन उपधारा 1 के तहत नामंजूर कर दिया गया है तो आदेश के 1 साल के भीतर, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, सिविल न्यायालय में, और सिविल न्यायालय का निर्णय सिविल न्यायालय में आप वाद ला सकते हो, सिविल न्यायालय का निर्णय आपराधिक न्यायालय को मानना होगा। ये कौन सा क्लास 4 बताता है। अब आ जाओ, देखो अब इसमें बिल्कुल ध्यान से मैं इसको अपनी भाषा में पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत बड़ा सेक्शन है और ज़्यादा पूछता है नहीं, तो इसे मैं अपनी भाषा में पढ़ा दे रहा हूँ। कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना या विक्रय या वापस करना, क्या क्या चीज़ें, निर्मुक्त करना और विक्रय करना और वापस। निर्मुक्त करना अलग चीज़ है, विक्रय करना अलग चीज़ है, वापस करना अलग चीज़ है, तीनों अभी इसी में बताया गया। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, इस पे ध्यान मत देना, उटपटांग दिया तो इसे मैंने अपनी भाषा में तैयार किया। देखो उद्घोषणा तो जारी किया गया है, सबसे पहले ये याद करो उद्घोषणा जारी कर दिया गया तथा 83 उद्घोषणा जारी किया गया, नहीं आया तो क्या किया गया, फिर उसकी संपत्ति को कुर्की का आदेश दिया गया। तो नंबर 1 फिर क्या किया गया, आदेश दिया गया, तब क्या होगा, जब कुर्की का आदेश दे दी गया तब नंबर 1 उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा की तारीख पर हाजिर हो जाता है। नंबर 1 क्या होता है, जो उद्घोषणा घोषित किया गया था कि अगर नहीं आओगे तो तुम्हारी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, तो जो तारीख उद्घोषणा में दिया था उस तारीख को वो हाजिर हो जाता है तो क्या कर दिया जाएगा, उसकी संपत्ति निर्मुक्त कर दी जाएगी। क्या होगा, उद्घोषित व्यक्ति जो उद्घोषणा में समय लिखा था, तारीख लिखा था, स्थान लिखा था, उस समय तारीख और स्थान पर वो उपस्थित हो जाता है तो उसकी संपत्ति जो कुर्क की गई थी वो क्या, निर्मुक्त कर दी जाएगी। निर्मुक्त मतलब रिलीज कर दी जाएगी। क्लास 1 में किसका प्रावधान, रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज का मतलब ये नहीं है कि वापस कर देना, रिलीज का मतलब ये है कुर्की हटा लिया जाएगा।
ठीक है, इसको वापस करना नहीं कहा जाएगा। लीगल लैंग्वेज में इसे क्या, कुर्की को हटा लेना मतलब क्या हो गया, निर्मुक्त कर देना उस संपत्ति को। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्लाज 1। अब क्लाज 2 आ जाओ। क्लाज 2 क्या कहता है, यदि उद्घोषणा की तारीख पर, यदि उद्घोषणा की तारीख पे आ गया तो निर्मुक्त हो जाएगा। अगर उद्घोषणा की तारीख पर नहीं आता है और 6 माह अवसान होने के बाद कुर्की की संपत्ति क्या, उद्घोषणा के क्या इसमें बताया गया दूसरे क्लाज में, यदि उद्घोषणा की तारीख पर नहीं आता है तो क्या किया जाएगा, 6 माह का इंतजार किया जाएगा कि वो आ रहा है नहीं। 6 माह का इंतजार करने के बाद जो संपत्ति कुर्क की गई है उसको विक्रय का आदेश, यानी कि उसको सेल का आदेश दे दिया जाएगा। परंतु अगर पशुधन या क्षयशील वस्तु है तो उसमें 6 माह का इंतजार नहीं किया जाएगा, उसमें उस वस्तु को तुरंत सेल कर दिया जाएगा। ये आपका कौन सा क्लाज बताता था, क्लाज 2 बताता था। अब आ जाओ क्लाज 3। देखो अब इसमें क्या कहता है क्लास 3, कुर्की के तारीख से 2 साल के अंदर अगर वो हाजिर हो जाता, कितने, कुर्की जिस तारीख को की गई है उससे 2 साल के अंदर वो हाजिर हो जाता है और कारण बता देता है कि वो क्यों गैर हाजिर था, कि मैं यहाँ चला गया था, मुझे पता नहीं था, मैं जानबूझकर नहीं मैं बीमार था या मैं कहीं विदेश में था, इस कारण नहीं आ पा रहा था। तो अब क्या कर दी जाएगी, ऐसी दशा में अगर उसके कारण पर्याप्त करते हैं तो संपत्ति यहाँ पे वापस क्लास 3 में वापस, तो पहले क्लाज में रिलीज, दूसरी क्लाज में सेल, तीसरी क्लाज में क्या, वापस रिटर्न कर दी जाएगी। तीसरी क्लाज में क्या है, संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा। और एक चीज याद रखना, अगर 2 साल के बाद आता है तो उस संपत्ति को क्या, विक्रय कर दिया जाएगा। 2 साल के बाद आएगा तो उस संपत्ति को अब रखा नहीं जाएगा, विक्रय कर दिया जाएगा। और 2 साल के बाद अपने कारण को बताएगा तो विक्रय में जो खर्चे हुए हैं उस खर्चों को काट दिया जाएगा और जो विक्रय करके जो पैसा प्राप्त हुआ है उसको क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पेज 4 पे आ जाओ। ठीक है, रिटर्न द प्रॉपर्टी, वापस कर दिया जाएगा, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ 89। 89 को किसके साथ पढ़ोगे, पुराना जो धारा था 86 के साथ, किसके साथ पढ़ोगे, 86 के साथ। तो अब इसमें क्या बताता है, देखो इसको मैं कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। तो ये धारा 85(3) का क्या है, जो ये तुम्हारा 89 है, ये धारा 88 के क्लास 3 का क्या है, धारा 3 की पूरक धारा है। ठीक है, धारा 3 की पूरक धारा। तो इसको मेरी भाषा में समझो, अगर संपत्ति की वापसी की मांग की गई है और अभियुक्त 2 साल के अंदर आ गया है लेकिन न्यायालय अभियुक्त के कारण से संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है, 2 साल के अंदर वो हाजिर हो गया लेकिन जो अभियुक्त कारण बताता है उस कारण से न्यायालय संतुष्ट नहीं होता है और उसके आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है, तो अपील उस न्यायालय में होगी जहां सामान्यतः ऐसे निर्णय की अपील होती है। ये अपील के बारे में प्रोविजन कि 88 की उपधारा 3 के अंदर अगर वो बताया न्यायालय संतुष्ट उसके कारण से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके आवेदन को नामंजूर कर दिया जाएगा। अब व्यथित व्यक्ति कहाँ जाएगा, व्यथित व्यक्ति उस न्यायालय में अपील कर सकता है जहां सामान्यतः ऐसे निर्णयों की अपील होती है। ये कौन सा सेक्शन बताता है, 89। ठीक है, तो इस तरह तुम्हारा किसका, उद्घोषणा और कुर्की का प्रोविजन समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टर्म में आदेश का संबंधी अन्य नियम पढ़ाना है। ठीक है, ओके। आज का लेक्चर कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर कोई गलती होगी तो बता दीजिएगा। ठीक है, क्या समझ में आता तो बता दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा और चेंज कर दूंगा। ठीक है, और मेरी टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं सुबह शाम क्लास लेता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।